सभी को नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं जाने माने कृषक आकाश चौरसिया जी से, जिन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग तकनीक का आविष्कार किया। आप सोच रहे होंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है। हमने इसके बारे में एक अन्य वीडियो में अधिक जानकारी दी है। आकाश जी जैविक खेती और निशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से इसे अथक रूप से बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वे टिकाऊ खेती में दृढ़ विश्वास रखते हैं और वी इंस्पायर शो में उनका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए उनसे उनके विचारों को जानते हैं। आपने किस उम्र में जैविक खेती चालू करी थी? हमने अपना हायर सेकेंडरी का एजुकेशन करने के बाद ही शुरू किया था। सो बेसिकली एज लगभग 17 के आसपास हुई होगी और पर्पस था मेडिकल लाइन में जाने का लाइफ में। लेकिन हेल्थ लगातार लोगों की गिर रही है, हम सभी लोग देख ही रहे हैं। तो जब हमें मेडिकल लाइन में जाना था तो हेल्थ से और बीमार लोगों से कनेक्टिविटी हमारा एक स्वभाव बन गया। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था हम जुड़ जाते थे उनसे। तो हमने अस्पतालों में देखा है कि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और पीछे से डॉक्टर्स लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली कैसे बढ़ रही हैं? अगर बीमार व्यक्ति है और डॉक्टर है तो फिर बीमारी कम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, बल्कि जो है ना बीमारी बढ़ रही है। तो इसका कारण ये है कि ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो हम भी जो है ना डॉक्टर बनेंगे, अभी है ना थोड़ा कुछ करेंगे, जब तक बीमारी भी बढ़ेगी और लोग भी हमारे पीछे आ जाएंगे। तो फिर इसका समाधान तो नहीं ना। तो समाधान क्या है? तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीज़ें खान पान से जुड़ी हुई हैं। वो हमारी बॉडी एक इंजन की तरह है ना। आप अपनी गाड़ी में गलत फ्यूल डालोगे, आपका इंजन खराब होगा गाड़ी का। इसमें गलत फ्यूल डालेंगे, ये इंजन भी खराब होगा। तो हम अभी यही कर रहे हैं कि गलत खाना डाल रहे हैं, केमिकल युक्त खाना डाल रहे हैं, इसलिए उसका बुरा असर हमारी सेहत पे पड़ रहा है। और हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, अगर खाना नहीं सुधारेंगे ना तो हमारी सेहत नहीं सुधरने वाली। तो ये मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि इसमें ना जाके इसमें जाना चाहिए। तो बस फिर वो सपना ड्रॉप करके अभी किसान बनने का सपना ठान लिया। एग्रीकल्चर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए और हैं भी, पर उनके सस्टेनेबल समाधान हमने तभी से खोजना चालू किए। 2-3 साल फार्मिंग किया, टमाटर, ब्रिंजल, चिली, इन सब चीज़ों का। फिर जब हम फार्मर कम्युनिटी के बीच में गए, हमें लगा कि लोगों को भी ये बताना चाहिए कि आप भी जैविक तरीके से करिए, बिना यूरिया, बिना केमिकल के। लोग आसानी से तो मानते नहीं हैं, तो बहाना लोगों ने बनाए, पानी नहीं है, खाद महंगा है, बीमारियां लगती हैं, कीड़े होते हैं, खरपतवार होती है, बाज़ार में दाम नहीं मिलता है, शहर से दूर है खेत, है ना, क्लाइमेट चेंज बुरा असर होता है, जलवायु परिवर्तित होती है, फसल ख़राब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहाने बनाए। हमने इन पर सोचना चालू किया, क्योंकि लाइफ में आप किस बात को किस ढंग से लेते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। तो नवाचार की कहानी यहाँ से शुरू हुई। हमें लगा कि जो है ना, हम जो काम मतलब जो तकलीफ़ें लोगों को आ रही हैं, अगर वो तकलीफ़ें काश हमारे पास होती तो उनका हम क्या समाधान निकालते। तो उन पे हमने काम करना चालू किया। फिर 3 साल के बाद हमारा रिसर्च कार्य चालू हुआ, जिसमें हमने 3 साल की मेहनत के बाद में एक मल्टी लेयर नाम की पद्धति तैयार की। इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पे 4-5 फसलें उगाते हैं और इससे पानी कम लगता है, खाद कम लगती है, दवाइयाँ कम लगती हैं, कीड़े कम लगते हैं, मौसम का बुरा असर कम होता है, ज़मीन 3 गुना कम लगती है, समय 3 गुना बचता है और 4 गुना उपज होती है। तो ये सस्टेनेबिलिटी का, बायोडिस्पोजिबिलिटी का और वायबिलिटी का और छोटे किसानों का के लिए सबसे बड़ा वरदान टेक्नोलॉजी है। चूँकि ये सस्टेनेबल है, किसान खुद बना सकता है, खर्चा नहीं करना उसे। वायबल है, हरदम कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है। और बायोडिस्पोजेबल है, इसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो हम कुदरत से ही लेते हैं और वो वापस कुदरत में मिल जाता है। तो लॉन्ग लाइफ अर्थ पर कोई भी इसका मतलब दुष्प्रभाव नहीं है। तो इस तरह से ये छोटे किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है और हम यहाँ पे किसानों को यही दिखाते भी हैं, सिखाते भी हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी पर जाए। क्योंकि जब तक किसान खेती सस्टेन नहीं होगी तब तक किसान भी सस्टेन नहीं होगा। कृषि से ही सारी व्यवस्था शुरू होगी और वो अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक जाएगी। अभी हमारी खेती जो है ना बाज़ार पर निर्भर हो चुकी है, खाद बाज़ार से, दवाई बाज़ार से, बीज बाज़ार से,
टेक्नोलॉजी बाजार से, यंत्र बाजार से, सब कुछ। जबकि हमारी खेती 70 साल पहले पूरी तरह से स्वावलंबी थी। हमारे ना पूर्वज ट्रैक्टरों पर डिपेंड थे, ना हमारे पूर्वज खादों पर डिपेंड थे, ना दवाइयों पे थे, ना बीजों पे थे। तो पूरी तरह से ये हमारी व्यवस्था खेती की सस्टेनेबल थी। अब ये पूरी बाजार पर हो चुकी है। इस व्यवस्था को कैसे हम वापस रिफॉर्म करें, कैसे उसको वापस लाएं, उसी पर हम लगातार इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नवाचार हैं खेती के अंदर, वो सारे नवाचार सस्टेन हैं, वायबल हैं, बायोडिस्पोजेबल हैं और किसान की आय को बढ़ाते हैं और खर्चों को घटाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सीख देते हैं। आपके फार्म हाउस में कुछ स्टूडेंट्स थे, जी सुनने में आया कि आप कुछ कोर्सेज भी लेते हैं, जी कुछ उसके बारे में प्रकाश डालेंगे? जी देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि हम सभी लोग, जैसे आज हमने अभी ये जो आपसे बात कही कि सस्टेनेबिलिटी करना चाहिए, पर ये केवल एक बात है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये मतलब ज़मीन पर कहाँ है। तो ज़मीन पर हमने उस मॉडल को यहाँ पे उतारा है और अब उतार दिया। अब लोगों को हम दिखाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके हाथों में कला नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे करना है ना। जैसे ताजमहल एक बहुत बड़ा अजूबा है, देखने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज तक दूसरा कोई नहीं बना पाया क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं वो बना कैसे। तो सिंपल सी बात है कि जो आप कर रहे हैं अगर वो सस्टेन है, वायबल है, डिस्पोजेबल है, तो वो रिप्लिकेट होना चाहिए। और वो रिप्लिकेट होगा कैसे, मतलब बोलने से नहीं होगा। उसके लिए हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप करते हैं। 7 डेज का एक प्रोग्राम करते हैं और एक 15 डेज, एक महीने का वॉलंटियरशिप प्रोग्राम करते हैं। तो अभी ये 15 डेज का एक वॉलंटियरशिप प्रोग्राम चल रहा था जिसमें हम हर चीज़, हर प्रैक्टिस, हर मॉडल का अनुभव जो है ना उन्हें कर करके सिखाते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर हम उन्हें इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि उनको विश्वास हो जाता है कि खेती ही सर्वोत्तम कार्य है और इसमें ना केवल हम खेती को सस्टेन कर पाएंगे, पूरी व्यवस्था को कर पाएंगे, किसान को कर पाएंगे, बल्कि हम अपनी एक लिविंग को भी सस्टेन कर पाएंगे जिसमें हमें बेहद कम ज़रूरतों के साथ में हम जिंदगी को जी पाएं। तो ये वर्कशॉप हम रेगुलर करते रहते हैं। आपको कैसे समझ आया कि ये 4 तरह की फसलें लेना चाहिए? आपको एक्सपीरियंस कैसे हुआ? वो एक्चुअली थोड़ा लंबी बातचीत है। इसमें बेसिकली जब अपन काम करते हैं तो अपन को समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो जैसे बहुत सारे फार्मर्स ने, देखिए ज़मीन का माइग्रेशन तो रेगुलर हो ही रहा है ना, हम पर डे ज़मीन कम हो रही है ना। रोड कंस्ट्रक्शन, नालियाँ और तमाम सारा चीज़ बन रहा है। प्रतिदिन हेक्टरों, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन माइग्रेट हो रही है, परिवार के बंटवारे हो रहे, प्रति व्यक्ति ज़मीन का रकबा कम हो रहा। आप सोचिए, आबादी बढ़ रही है, मतलब इधर आबादी बढ़ रही है, यहाँ जमीन इधर ज़मीन कम हो रही है, उधर प्रोडक्टिविटी गिर रही है। हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? तो एकमात्र रास्ता है, शहर में लोगों के पास ज़मीन कम पड़ी तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया, लोग फ्लैट में रहने लगे। तो हम 15-20 साल पहले जब पहली बार दिल्ली गए थे, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी, तो हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आया कि लोगों के पास जगह कम है तो एक के ऊपर एक रह रहे, अपने पास तो बहुत ज़मीन है तो आधा एकड़ में घर बनाए। तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस वो दिमाग में था पहले से कि कम जगह होने से मल्टी स्टोरी करो। तो जब ज़मीन हमारे पास कम थी तो मैंने कहा मल्टी स्टोरी फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे आइडिया वहाँ से कनेक्ट हुआ और हमने फिर एक के साथ कई फसलें लगाने का काम शुरू किया। और इसमें बहुत शोध है, बहुत अध्ययन है, रिसर्च है, क्योंकि एक साथ कोई भी एक फसल, 4 फसलें एक साथ नहीं लगती हैं। इसमें हमें समझना पड़ता है मिट्टी को, पानी को, वातावरण को, फसलों को, क्लाइमेट को, है ना, कि कौन फसल के साथ में कौन सी फसल का कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो इसमें पूरे 9 साल हो गए हम रिसर्च करते हुए। इसमें 360 मॉडल हमने तैयार किए हैं। उनमें से किसी भी एक मॉडल पे कोई भी किसान काम कर सकता है। जब वो एक मॉडल की 4 फसलें एक साथ लगेंगी तो उसमें बेहतर परिणाम आते हैं। ये साल मिलेट के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो आपका उस पे, उसके बढ़ावे पे और उसके खाने पे कितना विचार है? हाँ। देखिए, हम लोग अपना जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं या जो भी हम लोग यहाँ पर फूड कंटिन्यूसली बनाते हैं, काफ़ी लोगों का पर डे रसोई बनती है, उसमें सप्ताह में 2 दिन हम लोग मिलेट्स का कुछ ना कुछ बना के रेसिपी लोगों को खिलाते हैं, ताकि जो है ना हम धीरे धीरे मिलेट्स को समझ पाएँ, उसकी भूमिका, उसके इम्पोर्टेंस, उसके फ़ायदे को समझ पाएँ। उगाने की लेवल पे जहाँ तक बात है तो हम मल्टी लेयर फार्मिंग के अंदर भी काफ़ी मिलेट्स की मतलब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ओपन फार्मिंग में ऑलरेडी हम उगाते हैं। जो श्रीधान्य में जितने मिलेट्स आते हैं 5 तरह के, कोदो, कुटकी, सावा, फॉक्सेल, ये सब हम, छोटी कंगनी, है ना, ये सब उगा रहे हैं।
तो बाजरी भी उगा रहे, जवारी भी उगा रहे, रागी किसमें रागी आती भी है? उगाते हैं। रागी ये भी किसमें? मिलेट श्रीधान्य में आती है, श्रीधान्य में ही आता है। अच्छा, सीधा। रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी और सावा, ये 5 मिलेट हैं जो श्रीधान्य मिलेट में आते हैं। ये हम पांचों उगा रहे हैं यहाँ पे, और इनको उगाने के तरीके, बीज और तकनीक और बनाने की रेसिपी, वो भी हम लोगों को प्रैक्टिकल शिविर में सिखाते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को ये मिलेट्स खरीदना हो जी। तो आप उनको प्रोवाइड करा हाँ, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बीज चाहिए, बीज, तरीका चाहिए, तकनीक, और मटेरियल चाहिए तो मटेरियल, हम सब अवेलेबल कराने की कोशिश करते पर हैं। अनाज अनाज खाने के लिए चाहिए तो हाँ, वो भी खाने के प्रोवाइड। लिए भी है ना। ठीक है। हमारी कोशिश रहती है अगर कोई किसान है तो वो हमसे थोड़ा बीज ले जाए, उस बीज को मल्टीप्लाई करे और फिर वो खुद अपना बीज डेवलप करके आगे बढ़ाए, ताकि वो किसान सस्टेन हो और हमसे वो दोबारा बीज ना मांगे, मतलब हमारे ऊपर डिपेंडेंसी ना हो उसकी, है ना, और ना बाजार के ऊपर हो। तो हम लोग बीज बनाना भी लोगों को सिखाते हैं, तो ले सकता है कोई भी। हाँ, अभी बेंगलोर में एक खबर छपी थी जी। कि वेजिटेबल्स की जांच हुई, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की, और उसमें हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है, जी क्योंकि फार्मर्स उसमें वेस्ट वाटर यूज़ करते हैं। जी। तो आपका क्या संदेश है ऐसे फार्मर्स के लिए? देखिए, हमें वेस्ट वाटर को पहले तो नहीं यूज़ करना चाहिए, और इनकेस अगर हम मजबूरी में यूज़ कर रहे हैं तो उसका पहले हमें पीएच वैल्यू, टीडीएस वगैरह ये सब निकालना चाहिए, और उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट करके फिर हम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि पॉल्यूटेड वातावरण में एयर भी पॉल्यूटेड है और पानी भी पॉल्यूटेड है, और इन दोनों को मिला के हम अब मिट्टी को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहद खतरनाक है। मतलब हमारी जनरेशन को तो है ही, आने वाली जनरेशन को हम उनकी जल्दी हत्या के बीज बो रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली। क्योंकि जिस मिट्टी का उगा हुआ खाना हम खा रहे हैं, अगली जनरेशन में उसी मिट्टी का उगा हुआ खाना हमारे बच्चे खाएंगे। तो बेसिकली हम इधर पे उनको पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और उधर उनको बीमार होने के बीज बो के जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें रुक के थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे, और गंभीरता से इस पे एक्शन भी लेना पड़ेगा कि एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि जो है ना एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो, और हमारी मिट्टी दूषित ना हो, हमारा पर्यावरण, हमारा मतलब जो है ना हवा दूषित ना हो, और आने वाली जनरेशन को उसका अच्छा बेनिफिट मिले। आपकी दिनचर्या? जिस सुबह 4:30 बजे उठते हैं और 6 बजे काम में लग जाते हैं, और जब तक फिर रात्रि को, मतलब रात्रि होती है तब तक तो हम लोगों के साथ प्रैक्टिकल शिविर में रहते हैं। फिर बाकी लोगों के व्हाट्सएप पे फ़ोन के जवाब देते हैं, फ़ोन कॉल पे रहते हैं। तो 12-1 बजे तक कम समथिंग चलता है डेली, और सुबह में 4:30 बजे का उठने मतलब का। पर्याप्त है इतनी नींद 5 घंटे की? 5 घंटा 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है। एनी लास्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? जी, देखिए, सबको हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग आसानी से ज़िंदगी को जी रहे हैं। हम अपनी सुविधाओं को बाज़ार से खरीदते हैं, कुछ अपनी स्वयं बनाते हैं, परंतु हम जहाँ से आए हैं और हमें जहाँ जाना है वो हमें पता होना चाहिए। हम कुदरत से बन के आए हैं और कुदरत में ही जाके हमको मिलना है। तो बेसिकली हम कुदरत का सम्मान करें, इस प्रकृति की व्यवस्था का सम्मान करें, और प्रकृति की व्यवस्था, हम दुनिया में जो भी काम करें, हम हर क्षेत्र में अलग अलग फील्डों में अपनी प्रतिभाएं हैं। हमारे देश में हर प्रतिभा अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो हम वो सब करते हुए कुदरत का संरक्षण करें और प्रकृति के साथ जुड़ के जीवन जिएं, ताकि जो है ना हम भी बीमार ना हो, और हम एक ऐसा संदेश तैयार करके जाएं ताकि आने वाली जनरेशन हमारे जीवन को फॉलो करके वो भी बीमार ना हो। तो एटलीस्ट हम कम से कम इतना एसेट तो छोड़ के जा सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण हो, अच्छी मिट्टी हो, अच्छा पानी हो, और अच्छा एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। तो सभी से यही निवेदन है, एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए अपना 1 घंटा ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन अच्छी हवा में सांस ले सके। धन्यवाद।